Welcome you to our today's live session. So in today's live session, as we conduct daily live session for our CIV examination. So in today's live session, we are going to discuss our AVFM unit number 24 MCQs. The topic is green and sustainable financing. So friends, daily we are conducting one MCQs and from one unit, and this is our unit number 24. Overall, there are 25 units in AVFM. So this is the second last unit of AVFM. So hopefully you are enjoying all these particular videos. If you haven't watched all the previous videos, the link is provided in the description section. The playlist link is provided in the description section. You can go through. So friends, before beginning this particular lecture, let me introduce you to our special offer for today. So friends, this is a weekend learning extravaganza. So you will get 40% off on all CIV courses. So you can supercharge your knowledge with our meticulously crafted PDF, dynamic videos, confidence boosting mock test, and much more. So act now. This unbeatable offer is only valid throughout this particular weekend. Use this code weekend40 for instant 40% discount on your enrollment. So what you need to do, you need to install the particular app. The app link is, this is the app link, and the same link has been provided in the description section. So you just install this particular app and avail this 40% off. Now let's continue our today's MCQs discussion. The first question is on your screen. पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि IPCC का रिपोर्ट जो है जो अगस्त 2021 में रिलीज हुआ था, इसका क्या मेन हाईलाइट था. ऑप्शन ए कह रहा है कि जो क्लाइमेट में चेंज ऑब्जर्व किया गया वो स्पेसिफिक रीजन में. ऑप्शन बी कह रहा है कि जो क्लाइमेट में चेंजेस ऑब्जर्व किए गए वो थ्रू आउट द होल क्लाइमेट सिस्टम था. ऑप्शन सी कह रहा है कि जो चेंज इन क्लाइमेट ऑब्जर्व किए गए वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है 5 डिकेड में ऑब्जर्व किया गया. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी. तो दोस्तों ये जो IPCC रिपोर्ट है ये अगस्त 2021 में रिलीज हुआ था. ये फर्स्ट पार्ट था AR6 का. AR6 क्या होता है दोस्तों? ये AR6 है, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट. सो दिस AR6 इज कॉल्ड सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट. तो ये सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट था और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट था क्लाइमेट चेंज जो कि प्रोड्यूस किया गया. दोस्तों ये इस रिपोर्ट ने एसेस किया कि फिजिकल साइंस बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसमें देखा गया है कि जो ये एक्सट्रीमली लाइकली है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है हमारा जो भी ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर, आपको पता होगा 1951 से लेकर 2000 तक जो भी हमारा ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर बढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ह्यूमन बीइंग का, राइट. तो इस रिपोर्ट ने ये देखा गया कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी अराउंड द वर्ल्ड में फील हो रहा है और ये ज़्यादा आगे आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा सीवियर होने वाला है. इस रिपोर्ट का फोकस किसी स्पेसिफिक रीजन या पास्ट डिकेड पे नहीं था, ठीक है. तो ये गलत है कि पास्ट डिकेड या स्पेसिफिक रीजन का ना, लेकिन इसका फोकस था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड क्लाइमेट सिस्टम जो भी चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं उस पर इसका फोकस था. इसके अंदर एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड और दोस्तों क्रायोस्फेयर. क्रायोस्फेयर समझते हैं आप? क्रायोस्फेयर को हम लोग कहते हैं फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट. तो इस रिपोर्ट में देखा गया है कि जो क्लाइमेट सिस्टम है वो अनप्रेसिडेंटेड रेट पे वार्म हो रहा है, और ये जो वार्म है इस कारण से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हमारा सी लेवल बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे वेदर इवेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं. तो ये जो IPCC रिपोर्ट है ये क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस है जो कि सरकार या बिजनेस यूज करती है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के रिगार्डिंग डिसीजन ले सके. ये रिपोर्ट एक क्लियर और कॉन्साइज असेसमेंट प्रोवाइड करता है लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज का क्लाइमेट चेंज पे, और ये एसेंशियल रिसोर्स है जो भी समझना चाहते हैं कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज का, हमारा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्लाइमेट चेंज का. तो होपफुली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैंने डील किया. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे पूछा जा रहा है कि जो IPCC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने वार्मिंग जो है 1850 और 1900 के बीच में ह्यूमन एक्टिविटीज से एट्रीब्यूटेड है. ऑप्शन है 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.9 डिग्री सेल्सियस, 1.1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस. So all these things have been taken from your Macmillan book. Correct answer to this particular question is 1.1 डिग्री सेल्सियस. देखिए IPCC रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल.
ठीक है। तो जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल होता है दोस्तों वो कितना है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में आपको बता दो, द प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये जो हमारा 1850 और 1900 के बीच में वार्मिंग हुआ था, ठीक है, वो था 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड का वार्मिंग था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए कहा जा सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो उस वार्मिंग का था वो किसके कारण था? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण है, राइट। इस आईपीसीसी रिपोर्ट में देखा गया कि जो वार्मिंग का रेट है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और जिस कारण से इसने कहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा 2030 से लेकर 2052 तक, यदि इमिशन लेवल करंट इमिशन जो है करंट लेवल पे ही रहा। तो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्लैनेट्स पे, और ये ज़रूरी है कि हम एक्शन लें ताकि इमिशन को रिड्यूस कर सकें और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एविडेंस साइट किया गया था आईपीसीसी के द्वारा, ताकि वो उस कंक्लूजन को सपोर्ट कर सके कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो सबसे पहला एविडेंस ये था कि जो ऑब्जर्व्ड इंक्रीज था ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर में, वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले 1300 साल में। सो इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द लास्ट 1300 ईयर। दूसरा पॉइंट है कि जो ऑब्जर्व्ड ग्लोबल वार्मिंग है वो कंसिस्टेंट है, जो कि पैटर्न हम ह्यूमन काउज्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी दोस्तों जो ह्यूमन के कारण जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ रहा है उससे जो भी हम चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, वही ऑब्जर्व हो रहा है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है कि जो ऑब्जर्व वार्मिंग है वो किसी नेचुरल काउज के कारण नहीं है। और लास्ट, तो ऑब्वियसली बात है यदि नेचुरल कारण नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि जो हमारा ऑब्जर्व वार्मिंग है इससे वाइड रेंज ऑफ चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट सिस्टम में, जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, वेदर इवेंट एक्सट्रीम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आईपीसीसी रिपोर्ट है एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट है जो कि 100 ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर लिखा है अक्रॉस द वर्ल्ड। So I think we have touched each and every aspect of this IPCC report. Correct answer to this particular question is option number C. Now let's come to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है अगले 20 साल तक आईपीसीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो कितना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कर रहा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी इज आस्किंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अराउंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आईपीसीसी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। कब से बीच में 2030 से लेकर 2052 तक, यदि इमिशन जो है अपने करंट लेवल पे कंटिन्यू रहा। तो इसका मतलब कि जो एक्सपेक्टेड ग्लोबल टेम्परेचर है अगले 20 साल में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करेगा, राइट। लेकिन ये जरूरी है नोट करना कि आईपीसीसी रिपोर्ट एक रेंज ऑफ पॉसिबल टेम्परेचर इंक्रीज को प्रेजेंट करता है, और ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज है वो है 1.1 टू 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी है ये रिफ्लेक्ट इस बात को करता है कि कभी भी कुछ अनसर्टेनिटी है क्लाइमेट मॉडल में जिसका यूज़ करके हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अच्छा खबर ये है कि आईपीसीसी रिपोर्ट ये भी प्रोजेक्ट करता है कि हम चाहें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट कर सकते हैं वार्मिंग को, यदि हम अर्जेंट एक्शन लें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको रैपिड और सस्टेन रिडक्शन चाहिए इमिशन का, और ये क्लियर नहीं है वर्ल्ड में कि आप ट्रैक कर सकें इस गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को और लिमिट्स को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकें। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच होना। दिस इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच होना। दूसरा है दोस्तों अपने एनर्जी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव आवर एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा तरीका है दोस्तों ट्री प्लांट्स करना, टू प्लांट ट्री और अदर वेजिटेशन को प्लान करना। द फोर्थ वे दैट वी हैव इज टू चेंज आवर डाइट्स, राइट। तो डाइट को चेंज करना, चेंज आवर डाइट, ताकि हम लेस मीट और मोर प्लांट बेस्ड फूड खाएं। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन कार्स एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। सो हमारा जो रिलायंस है कार पे या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पे,
इसको कम करना. So these are some of the ways through which IPCC report, IPCC has just given a good news that we can maintain our greenhouse gas emission level up to 1.5 degree centigrade above the current temperature. So we have to obviously question is कौन सा समिट नवंबर 2021 में हुआ था जहाँ पे सरकार ने प्लेज लिया कि हम एक्सटेंसिव क्लाइमेट एक्शन लेंगे. ऑप्शन ए इज G7 समिट, ऑप्शन बी इज COP26 समिट, ऑप्शन सी इज UN General Assembly summit, and the option D that we have is World Economic Forum. So friends, let's discuss the correct answer to this particular question. दोस्तों correct answer है option number B, COP26 summit. Now let me talk something about this COP26 summit. COP का full form है दोस्तों Conference of Parties. तो ये annual meeting होता है United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC का, राइट. तो ये जो 26 COP था, ठीक है, वो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में. कब से कब तक हुआ था? 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक. ओके, सो ग्लासगो एंड इट हैपेंड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड. सो COP 26 में सरकार ने प्लेज लिया कि हम एक्सटेंसिव क्लाइमेट एक्शन लेंगे. क्या क्या प्लेज लिया वो मैं आपको बताता हूँ. पहला प्लेज लिया कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसे लिमिट किया जाएगा, राइट, उसे रोका जाएगा. फिर दोस्तों दूसरा इन्होंने प्लेज लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. तीसरा पॉइंट इन्होंने लिया कि हमारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसे प्रोवाइड किया जाएगा किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को. सो फ्रेंड्स, COP26 का जो आउटकम था वो मिक्स्ड बैग था. एक तरफ दोस्तों बहुत सारे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थे, जैसे कि एग्रीमेंट टू फेज आउट कोल पावर एंड टू इंक्रीज फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एडेप्शन. तो ओवरऑल COP26 एक स्टेप था राइट डायरेक्शन में, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ करना है टू इंश्योर दैट वर्ल्ड इज़ ऑन ट्रैक टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल. सो G7 समिट हो गया, या UN जनरल असेंबली हो गया, या दोस्तों WEO हो गया, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज को, लेकिन इनका सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं है जितना कि COP26 का है. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा जो COP27 है इसका फोकस क्या है, राइट. इसका मेन फोकस क्या है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में. तो ऑप्शंस को देखते हैं. पहला है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस. So reducing greenhouse gas emission, building resilience to climate change, delivering on commitment to finance climate action in developing country, and option D is all the above. सो फ्रेंड्स, ये जो COP27 है ये क्लाइमेट चेंज के रिलेशन में बात करें तो इसका मेन फोकस है कि हम एक्शन को एक्सेलरेट कर सकें पेरिस एग्रीमेंट के गोल के प्रति, राइट. सो तो पेरिस एग्रीमेंट ने ये कहा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे. तो COP27 का फोकस था कुछ एरियाज़ में. पहला है कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन. तो कंट्रीज़ को अपने एमिशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एमिशन को रिड्यूस कर सके पेरिस एग्रीमेंट गोल के लाइन में. इसके लिए रैपिड और सस्टेन ट्रांजिशन चाहिए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए. दूसरा है दोस्तों बिल्डिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज. इसका मतलब कंट्रीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है जो कि ऑलरेडी हो रहा है और दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर सीवियर इन द फ्यूचर. द थर्ड पॉइंट इज डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट टू फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्री. यानी दोस्तों जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं इन्होंने प्लेज लिया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्री को ताकि डेवलपिंग कंट्री जो है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिटिगेट कर सकें, अडेप्ट कर सकें. तो COP27 विल बी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस प्रोग्रेस. एंड द लास्ट पॉइंट इज इसके अलावा दोस्तों ये जो 3 मेन एरियाज मैंने आपको बताया, डिलीवरिंग ऑन द कमिटमेंट टू फाइनेंशियल क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्री. तो और कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, जैसे कि लॉस एंड डैमेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड जेंडर इक्वालिटी. तो COP27 का जो सक्सेस है वो डिपेंड इस बात पे करता है
So friends, COP27 का सक्सेस डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ द कंट्री टू टेक एम्बिशन एक्शन ऑन द क्लाइमेट चेंज. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी ये सभी के सभी जो हमारे स्टेटमेंट है क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव में करेक्ट है. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर टारगेटिंग CIB 2023 एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF वीडियोज, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज, कैप्सूल PDF, सो देन यू आर द राइट प्लेस. आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर आवर कंप्लीट थ्योरी PDF प्लान. यू कैन ऑप्ट फॉर आवर यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान एज पर योर रिक्वायरमेंट. जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द प्लान and all the details have been mentioned in this particular slide. You can see easily, and to avail this type of plans, what you need to do, you just need to install this particular app, JIB and CIB Made Simple. The link of app is provided in the description section. Kindly go to the description section and install this particular app. Now let's see the next question. What is the terms which is used to represent activities related to the two-way interaction between environment and finance? यानी दोस्तों environment और finance के बीच में जो two-way interaction होता है, इसको represent करने के लिए कौन से terms को use किया जाता है? So this is the question. Now let's see the options that we have. So options are sustainable finance, green finance, climate finance, and finally we have environmental finance. So please tell, see, correct answer is option number B, that is green finance. देखिए green finance एक term होता है जिसके द्वारा आप relate करते हैं activities को जो कि related है two way interaction between, एक तरफ हमारा environment है, one way we have environment, another way we have finance. ओके. सो तो ग्रीन फाइनेंसिंग के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग होता है, एक्टिविटीज़ का फाइनेंसिंग होता है जिसका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है. साथ ही साथ दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर का इंटीग्रेशन होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में. तो ये आपको समझ में आ गया. जहाँ तक बात है सस्टेनेबल फाइनेंस की, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ग्रीन फाइनेंस भी आता है और साथ ही साथ दूसरे तरह के फाइनेंस भी आते हैं जो कि अलाइंड है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी से. जहाँ तक बात है क्लाइमेट फाइनेंस की, तो क्लाइमेट फाइनेंस इज अ सबसेट ऑफ ग्रीन फाइनेंस. तो क्लाइमेट फाइनेंस का स्पेसिफिक फोकस होता है वैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, वैसे एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं. और लास्ट में दोस्तों है हमारा इन्वायरमेंटल फाइनेंस. इन्वायरमेंटल फाइनेंस एक ऐसा टर्म है जिसको इंटरचेंजेबली ग्रीन फाइनेंस के साथ यूज किया जाता है, लेकिन इसका आप ये ब्रॉडर सेंस में कह सकते हैं. इसके अंदर ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को फाइनेंस करना, कंजर्वेशन को फाइनेंस करना आता है. यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें ग्रीन फाइनेंस का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो. देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट. आप मान लीजिए कि किसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो दिस कम्स अंडर ग्रीन फाइनेंस. एक ये तरीका हो गया. दूसरा एग्जांपल है कि यू आर फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अपग्रेड. सो व्हाट यू आर फाइनेंसिंग? एनर्जी efficiency upgrade. Okay, the third example is you are supporting sustainable agriculture. You are providing loans to businesses that are committed to environmental sustainability. So green finance दोस्तों rapidly grow कर रहा है जैसे जैसे इन्वेस्टर और बिजनेस जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जाए. और ग्रीन फाइनेंस का जो ग्रोथ है ये इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है ग्रीन फाइनेंस के ग्रोथ के पीछे अवेयरनेस बढ़ना, राइट, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. दूसरा कारण है ग्रीन फाइनेंस का, वो है ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट. तो जो हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट हैं इनका डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है. तीसरा कारण है दोस्तों नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट. एंड द फोर्थ रीजन इज इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो ग्रीन फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमी में ट्रांजिशन ले सकें. इससे आप जो है ये हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेगा, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करेगा और जॉब्स को क्रिएट करेगा. सो ग्रीन फाइनेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले दिनों में. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रीन फाइनेंस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल फाइनेंस. तो अभी हमने आपको ग्रीन फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया. अब सवाल ये है कि ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल फाइनेंस के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है. सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस दैट वी हैव. आइए दोस्तों जरा ऑप्शंस को देखते हैं. लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस.
So the first option is that sustainable finance considered economic factor, while green finance does not consider the economic factor. Option B is green finance takes into account social and economic factor, while sustainable finance does not. Option C, green finance does not take into account social or economic factor, while sustainable factors does. And the last option is there is no significant difference. So now the correct answer is to this particular question is option number C. So friends, देखिए ग्रीन फाइनेंस में आप सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं, राइट? तो ग्रीन फाइनेंस एक सबसेट है सस्टेनेबल फाइनेंस का, जिसका फोकस होता है, किसी से फोकस होता है ग्रीन फाइनेंस का फोकस होता है कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ को, ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें जिसका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो। लेकिन सस्टेनेबल फाइनेंस के अंदर दोस्तों सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर ये सभी आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेट मी टॉक इन नटसेल अबाउट दिस द डिफरेंस। देखिए यदि ग्रीन फाइनेंस की बात करें और सस्टेनेबल फाइनेंस की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं ये डिफरेंस का। तो पहला डिफरेंस है कि ग्रीन फाइनेंस का फोकस होता है कहाँ पे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे होता है, जबकि सस्टेनेबल फाइनेंस में इन्वायरमेंट तो आएगा ही आएगा, इन्वायरमेंट आएगा प्लस सोशल आएगा प्लस इकोनॉमिक आएगा। ओके तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रीन फाइनेंस के अंदर प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ होते हैं जिनका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जिनका क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जबकि हमारे सस्टेनेबल फाइनेंस के अंदर प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ आते हैं जिनका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। तो देखिए यदि हम बात करें एग्जांपल्स की, तो ग्रीन फाइनेंस का एग्जांपल है, आप यदि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट अपग्रेड को फाइनेंस कर रहे हैं, ये सभी हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, ग्रीन फाइनेंस के। लेकिन यदि सस्टेनेबल फाइनेंस के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन के एग्जांपल की बात करें, तो मान लीजिए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट अपग्रेड को फाइनेंस कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे बिजनेसेस जो कि कमिटेड है इन्वायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी का। सो दीज आर द डिफरेंस। तो सस्टेनेबल फाइनेंस एक होलिस्टिक अप्रोच है फाइनेंस का, जिसमें आप एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को क्रिएट करते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस रिकॉग्नाइज करता है कि इन्वायरमेंट हो, सोसाइटी हो और इकोनॉमी हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये पॉसिबल नहीं है सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना बिना इन तीनों डायमेंशन को ध्यान में रखे हुए। जबकि ग्रीन फाइनेंस एक वैल्यूएबल टूल है सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये जरूरी है याद रखना कि ये एक सॉल्यूशन का एक जस्ट पार्ट है, राइट? सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जो है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिससे आप ट्रू सस्टेनेबल इकोनॉमी को क्रिएट कर सकते हैं। So I think the concept is clear now, the difference between green financing and sustainable financing. Now let's see the next question that we have. अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो क्लाइमेट फाइनेंस होता है, तो इस टर्म का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्लाइमेट फाइनेंस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्लाइमेट फाइनेंस, एनवायरमेंटल फाइनेंस एंड दिस ग्रीन फाइनेंस। सो अब पूछा जा रहा है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है इस टर्म्स का क्या मीनिंग है, दिस इज द क्वेश्चन। So now let's see the option that we have. Option number 1 है कि financing projects related to economy and environment. यानी कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसे फाइनेंस करना। ऑप्शन बी है कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना जो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड है। ऑप्शन सी इज financing project is specifically aimed at addressing climate change, and option D is financing project related to renewable energy resource. So friends, correct answer is option number C, that is financing project is specifically aims at addressing climate change. देखिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक टर्म होता है जिसके थ्रू आप डिस्क्राइब करते हैं एक फाइनेंशियल फ्लोज को, जिसके द्वारा आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं, राइट? इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट फंड्स आते हैं जिससे मिटिगेशन, एडेप्शन और रेजिलियंस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला टर्म आता है मिटिगेशन प्रोजेक्ट। क्या टर्म आता है दोस्तों? द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज मिटिगेशन प्रोजेक्ट। मिटिगेशन प्रोजेक्ट का एम ये है कि जो हमारा GHG है, GHG क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसे कम करें। तो एडेप्शन, ये तो मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। दूसरा जो प्रोजेक्ट आता है वो होता है हमारा एडेप्टेशन प्रोजेक्ट। तो एडेप्टेशन प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम कम्युनिटीज़ को हेल्प करें, इकोसिस्टम को हेल्प करें कि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से एडेप्ट हो सके। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, फिर प्राइवेट इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट, ये सभी आते हैं। तो इसके थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस एक एसेंशियल है ताकि आप एड्रेस कर सकें क्लाइमेट चेंज को, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द हेल्प कंट्रीज रिड्यूसिंग एमिशन, अडेप्ट टू द इम्पैक्ट। तो एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता होगा GCF, नाम सुना है आपने, GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये एक मल्टीलैटरल फंड है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है
नेक्स्ट यू माइट हैव हैड CIF। CIF है दोस्तों क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये भी दोस्तों सेट ऑफ मल्टीलैटरल फंड है दैट आर एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक का क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। फिर CCMA, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। तो ये भी CCMA फैसिलिटी यूरोपियन यूनियन का है। Now let's come to the next question that we have. Which phrase encompasses all form of financial activities that aid in the achievement of sustainable development? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रेज है जिसके अंदर सभी प्रकार के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस, एथिकल फाइनेंस। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल फाइनेंस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ग्लोबल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एलियंस के अकॉर्डिंग कितना पैसा जो है सस्टेनेबल और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में मनी हेल्ड है? So we have the options. The Global Sustainability Investment Alliance के accordingly how much money is held in the sustainable or green investment? Correct answer is $30.7 trillion. Option number C. So friends, these are the plans which are available for CIB examination. CIB comprehensive course which includes PDF plus videos plus mock test. CIB PDF plan for 4 compulsory subjects. CIB mock test for 4 compulsory subjects. Next is how much money does the International Energy Agency estimate need to be invested in global energy industry by 2035 to avoid climate change hazard? तो इंटरनेशनल IEA के द्वारा कितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाना है ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री में 2035 तक, ताकि आप क्लाइमेट चेंज हैजार्ड को अवॉइड कर सकें। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर $25 trillion, next is $40 trillion, next is $53 trillion, and finally is $70 trillion. Correct answer is $53 trillion. Option number C is the correct answer. So friends, this is the interface through which you can install our particular app JIB and CIB Made Simple. तो आपको Google Play Store पे जाना है और JIB and CIB Made Simple ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको ओपन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग द ओपन you will get an OTP. You just have to enter your mobile number on which you will get OTP, and after OTP you can easily enter into our app. And definitely this is the kind of interface you will get after just clicking on this 3 dot. So in the 3 dot also you will get free material section, and the free material section we are daily uploading daily quizzes which is completely free for all of you. So do install our app, engage in this particular content. Thanks. So that's all for today. If you want such type of videos, so do subscribe our channel so that you get daily such type of contents. And also say if you have any query related to CIB, feel free to WhatsApp me on this particular number. Thanks for watching.